हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम अब पढ़ने वाले हैं मेंडल्स लॉ। क्लियर। अभी हमने नेक्स्ट वीडियो में या मैं आपको पहले बता चुका था कि मेंडल ने 1956 से लेके 1963 तक क्या पाइसम सेटाइवम जिसे हम गार्डन पी कहते हैं उस पर इन्होंने काम किया। और काम करने के बाद में इन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे। क्या दिए थे बेटा? 3 पोस्टुलेट्स। और मैंने उस पर आपको बताया कि उसमें से 2 लॉ बन पाए, एक लॉ नहीं बन पाया क्योंकि उसके काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म मौजूद थे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? उन्हीं मेंडल्स के पोस्टुलेट्स को पढ़ने वाले हैं। अब याद रखना बेटा, मेंडल्स के जो पोस्टुलेट्स तो 3 थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि उसमें लॉ 2 बने, लेकिन मेंडल्स के तीनों पोस्टुलेट्स को हम लॉ के नाम से ही जानते हैं। क्लियर। तो याद रखिएगा मेंडल्स लॉ। अब हम क्या पढ़ने वाले बेटा? मेंडल्स लॉ। तो याद रखना कि मेंडल गिव्स 3 लॉ। कितने लॉ दिए थे उसने? 3। तो सबसे पहला जो फर्स्ट लॉ था मेंडल का बेटा, जो सबसे पहला लॉ था मेंडल का, वो कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक्चुअल में समझने वाली बात यह है कि यही जो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखा है, एक्चुअल में यही लॉ नहीं था। क्लियर। इसी के काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म मौजूद थे। जो स्टेटमेंट मेंडल ने दिया था वो अलग बात है कि काफ़ी सारी जगहों पर वो अप्लाई होता है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि लॉ को बनने के लिए यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। तो कई जगह ऐसी थी जहाँ पर कि ये लॉ एक्सेप्टेड नहीं हो रहा था। वो हम पढ़ेंगे कहाँ एक्सेप्टेड नहीं था। और मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में पोस्टुलेट्स कितने थे? 4 थे, लेकिन जो पोस्टुलेट्स, 2 पोस्टुलेट उन्होंने अलग अलग बात कही थी कि वो एक तो कि द कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय द एलील्स एंड द 2 एलील्स एंड द कैरेक्टर विच कम्स इन F1 जनरेशन इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, बोथ आर प्रेजेंट इन दिस लॉ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस लॉ में कहा क्या था। तो देखो बेटा, इन्होंने क्या कहा था कि द कैरेक्टर which comes in F1 generation is called dominant character। इसका मतलब क्या है कि ऐसा करेक्टर जो F1 जनरेशन का मतलब होता है बेटा कि वो प्रोजेनी जो सबसे पहली जनरेशन में आ रही है, इट इज कॉल्ड फीलियल 1। क्लियर। इट इज कॉल्ड फीलियल 1 जनरेशन। तो ऐसी जनरेशन, ऐसी प्रोजेनी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो F1 जनरेशन या फर्स्ट प्रोजेनी आ रही है, दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। तो वो करेक्टर, किसी भी 2 करेक्टर्स को अगर आप क्रॉस कराते हैं तो याद रखिएगा कि वो करेक्टर जो सबसे पहली जनरेशन में आ रहा है उसको हम F1 जनरेशन कहेंगे, और वो करेक्टर कैसा करेक्टर कहलाता है? डोमिनेंट करेक्टर कहलाता है। इसका मतलब क्या है बेटा? समझते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल वही लेते हैं जो हम शुरू से लेते चले आ रहे हैं बेटा। स्टेम हाइट। कौन सा लेते हैं? स्टेम हाइट। अब स्टेम हाइट को समझने के मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 ट्रेट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा? एक प्रेजेंट होता है बेटा टॉल, और एक प्रेजेंट होता है डॉर्फ। आपको पता है टॉल को हम कैपिटल टी से और डॉर्फ को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आज आप जानते हैं कि टॉल इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर वेयर एज डॉर्फ इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। लेकिन क्या ये आपको आज पता है? लेकिन बताया किसने? इन्होंने, कि दिस कैरेक्टर इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। आई बात समझ में? कैसे? देखो समझो।
कि अगर हम यहाँ पर क्रॉस कराएं, यहाँ पर अगर हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो देखिए एक प्लांट लेते हैं हम, मान लीजिए टॉल, और हमने ले लिया डॉर्फ। जब भी क्रॉस कराते हैं सबसे पहले हम क्या लेते हैं, होमोजाइगस प्लांट्स लेते हैं। कौन से प्लांट्स लेते हैं बेटा, होमोजाइगस। और प्योर लाइन बताया था मैंने, टॉल की होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल टी, डॉर्फ की होमोजाइगस कंडीशन स्मॉल टी। समझने वाली बात ये है कि इट इज प्रेजेंट इन पॉलिन मदर सेल्स एंड इट इज प्रेजेंट इन मेगास्पोर मदर सेल्स। व्हाई? बिकॉज द पॉलिन मदर सेल्स एंड द मेगास्पोर मदर सेल्स आर द डिप्लॉयड सेल्स। क्लियर? और मैंने आपको बताया था कि अगर दो कैरेक्टर आप ले रहे हैं तो इट इज प्रेजेंट इन द डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एंड द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन डिप्लॉयड सेल, नॉट इन द हैप्लॉयड सेल। तो याद रखिएगा, दीज आर दी सेल्स विच इज अ डिप्लॉयड इन नेचर। आप कह रहे होंगे जेनेटिक्स में एकदम से हैप्लॉयड डिप्लॉयड हो जाएगा, तो बेटा समझने वाली बात है कि अगर हम प्लांट में क्रॉस कराए तो अल्टीमेटली क्या, हम जीन को थोड़ी मिक्स करा रहे हैं कि भाई आपने किसी प्लांट में से कैपिटल टी लिया, किसी प्लांट में से स्मॉल टी लिया, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं। आप क्या करा रहे हैं, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे हैं। आप क्या करा रहे हैं, आप क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर एक टॉल प्लांट ले रहे हैं और एक डॉर्फ प्लांट ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक प्लांट की हाइट 6 फीट की और एक प्लांट की हाइट 4 फीट की है। तो हमने दो अलग अलग प्लांट ली और दोनों अलग अलग प्लांट में हम क्या करा रहे हैं बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। दिक्कत क्या है कि बच्चा ये समझने तक बेसिक भूल जाता है कि ये हुआ क्या, बोले सब क्रॉस कराया, बोले कैसे, बोले सब कैपिटल टी लिया स्मॉल टी लिया। मतलब बेटा कि हमने क्या कराया है, फर्टिलाइजेशन कराया है। और अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड चैप्टर याद हो तो आर्टिफिशियल टेक्निक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम खुद अपने डिजायर्ड कैरेक्टर्स का क्रॉस करा सकते हैं। क्लियर? और अब आपको पता है कि जब पॉलिन मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल्स में से जब पॉलन ग्रेन या मेगास्पोर बनता है तो याद रखिएगा दिस इज पेरेंट, और जब बनता है तो आपको पता है मियोसिस होती है, और मियोसिस होने पर क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं और सिंगल क्रोमोसोम सिंगल सेल में जाता है गैमीट्स में। तो कैपिटल टी में से एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो याद रखना, व्हेन द बड़ी मियाँ प्रेजेंट टुगेदर सिंगल बड़ी मियाँ विल कम्स, व्हेन द छोटे मियाँ प्रेजेंट टुगेदर सिंगल छोटे मियाँ विल कम्स। क्यों? आ दोनों सकते हैं लेकिन रिजल्ट सेम आएगा, तो एक से काम चला लीजिए। आ गई बात समझ में बेटा? तो मैंने क्या कहा कि अगर एक गैमीट में कैपिटल टी गया तो दूसरे गैमीट में भी कैपिटल टी जाएगा, यहाँ एक गैमीट में स्मॉल टी गया तो दूसरे गैमीट में भी स्मॉल टी जाएगा। तो अगर दोनों ही करेक्टर रिजल्ट सेम देने हैं तो एक से काम चला लीजिए, बाकी रिजल्ट भी सेम आएंगे। तो याद रखना, दीज आर दी टाइप्स ऑफ गैमीट। क्लियर? टाइप्स ऑफ गैमीट। क्लियर? तो कैपिटल टी में से बड़ी मियाँ सिंगल बड़ी मियाँ विल कम्स, छोटी मियाँ सिंगल छोटे मियाँ विल कम्स। नाउ दे आर फ्यूज। अब जब व्हेन द गैमीट्स फ्यूज F1 जनरेशन अकर, नाउ दिस वन इज कॉल्ड F1 जनरेशन। इतनी बात समझ में आ गई? और जब F1 जनरेशन ये आई तो यहां पर जो करेक्टर आया बेटा वो कौन सा आया, टॉल। कौन सा आया, टॉल। तो अगर टॉल यहां पर करेक्टर आया और याद रखो यहां पर टॉल करेक्टर आया तो याद रखना बेटा कि ये डोमिनेंट हो गया। ये डोमिनेंट था इसलिए नहीं आया, ये आ गया इसलिए डोमिनेंट हो गया। फॉर एग्जांपल देखिए बात एक ही है लेकिन समझने की बात करिए कि उसने क्या कहा था, वो करेक्टर जो F1 जनरेशन में आएगा वो डोमिनेंट होगा। हमको नहीं पता था कि क्रॉस कराने से पहले कि भाई ये आएगा कि ये आएगा, हमने कहा जो आ जाएगा वो डोमिनेंट हो जाएगा। अगर डॉर्फ आता तो वो डोमिनेंट हो चुका होता। आई बात समझ में? अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल पहली क्लास में या पहले वीडियो से मैंने आपको समझाया कि अगर मान लीजिए कि इसकी हाइट कितनी थी 6 फीट, इसकी हाइट कितनी थी 4 फीट, लेट अस कंसीडर। क्लियर? मान लीजिए ये 6 फीट का था और ये कितना था, 4 फीट का था। तो अगर एक्चुअल में जब दोनों का क्रॉस होकर यहाँ रिजल्ट आया तो 5 फीट का आना चाहिए था।
भाई दोनों का इफेक्ट आना चाहिए था, लेकिन दोनों का इफेक्ट नहीं आया। यहाँ जो इफेक्ट आया वो आया 6 फीट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो इफेक्ट आया वो सिर्फ किसका आया, टॉल का। किसका आया बेटा, टॉल का। यहाँ पर डॉर्फ का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आया। अगर ये अपने इफेक्ट को शो करता तो यहाँ पर इस प्लांट की हाइट क्या आनी चाहिए थी, 5 फीट आनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आई। क्यों नहीं आई, बिकॉज द करेक्टर, द डोमिनेंट करेक्टर, द करेक्टर ऑफ टॉल मास्क द करेक्टर ऑफ डॉर्फ। उसने इसके एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, छुपा दिया। अब आप अगर इस प्लांट को देखेंगे तो आप जरा भी नहीं पता लगा सकते कि इस प्लांट में इसमें स्मॉल टी भी मौजूद है। याद रखना, आप बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि इसमें स्मॉल टी भी मौजूद है। क्यों, क्योंकि इसने इसके करेक्टर को क्या कर दिया है, मास्क कर दिया है। आ गई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। जैसे मैं और आप समझाता हूँ बेटा, देखो जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों, कोई एक गोरा होता और एक कोई काला आदमी होता, या एक कोई गोरा इंसान होता और एक कोई काला इंसान होता, तो बेटा उन दोनों का अगर आप क्रॉस कराओ तो नॉर्मल कैसा कलर आना चाहिए था, एवरेज कलर आना चाहिए था। लेकिन अगर मान लीजिए गोरा कलर आता है तो उसका क्या मतलब है कि साहब उसने इसके एक्सप्रेशन को क्या कर दिया है, मास्क कर दिया है। तो बेटा समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि द करेक्टर, यहाँ पर समझने वाली बात यह है बेटा कि द करेक्टर which express in homozygous and heterozygous condition is called डोमिनेंट करेक्टर। क्लियर, मतलब वो करेक्टर जो कि होमोजाइगस कंडीशन हो, कैपिटल टी या हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों में एक्सप्रेस करे, उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। दूसरा, अगर डॉर्फ की बात करें तो द करेक्टर which express only in homozygous condition is called recessive करेक्ट। क्लियर, तो याद रखो बेटा, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस के इफ द करेक्टर विच कम्स इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट करेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इट मीन्स इन द F1 जनरेशन द डोमिनेंट करेक्टर डोमिनेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डोमिनेंट करेक्टर। तो बेटा वही स्टेम हाइट का क्रॉस कराया, टॉल और डॉर्फ का कराया, तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, और व्हेन द बड़ी में प्रेजेंट टुगेदर सिंगल बड़ी में विल कम्स, व्हेन द छोटे में प्रेजेंट टुगेदर सिंगल छोटे में विल कम्स इन द गैमीट्स इन द F1 जनरेशन इट इज कॉल्ड टॉल। तो मैंने क्या कहा आपसे, अगर कोई आपसे डोमिनेंट करेक्टर की डेफिनेशन पूछे तो बेटा आप बड़े अच्छे से समझा सकते हैं कि इन द मेंडेलियन जेनेटिक्स द करेक्टर विच एक्सप्रेस इन होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन is called dominant character. Clear, तो the condition is called dominant character.
and the character which express only in homozygous condition not in heterozygous condition is called recessive character. This is about the law of dominance, first law. याद रखना, ये बात समझ में तो आई, कहीं तक तो सही है, लेकिन क्या हुआ कि बाद में कुछ साइंटिस्ट ने इस चीज़ का क्या निकाला, क्रिटिसिज्म निकाला कि नॉर्मली उन्होंने क्या कहा कि ये जो करेक्टर है सही बात है आपका आ रहा है, लेकिन ये हर जगह एक्सप्लेन या ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कि जो रिजल्ट निकल के आता है बेटा वो कैसा निकल के आता है, एवरेज रिजल्ट निकल के आता है। आई बात समझ में? अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो चलो मैं भी आपको और समझाता हूँ अभी नेक्स्ट में। तो अब बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विच इज एक्चुअली अ लॉ, क्लियर दैट। तो द सेकंड लॉ, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ओके। तो देखिए बेटा अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्लियर। तो देखो इसमें क्या कहा था इन्होंने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब समझ में आ रहा हो, सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है बेटा, सेपरेट करना, क्लियर, अलग अलग करना। तो याद रखो कि इन्होंने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी एक करेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो दो जीन्स प्रेजेंट हैं, क्लियर। इन्होंने कहा था ना कि द सिंगल करेक्टर कंट्रोल बाय द टू जीन्स या सिंगल जीन हैव द टू एलील्स, क्लियर। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो भी कोई दो जीन्स प्रेजेंट है करेक्टर कंट्रोल करने वाले, वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेपरेट या सेग्रीगेट हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली विद ईच अदर। मतलब कि बोथ करेक्टर्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई या द जीन्स विच कंट्रोल द सिंगल करेक्टर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई ईच अदर, दे आर सेग्रीगेट सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली। मतलब कि वो दोनों ही जीन्स, एक करेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो दोनों ही जीन्स प्रेजेंट है वो अलग अलग हो जाएंगे, क्लियर। याद रखना बेटा कि नॉर्मल केसेस में ये चीज़ अगर आप रिलेट करो तो आप रिलेट कर सकते हैं किससे, मियोसिस से, गैमीट फॉर्मेशन से। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप सेल डिवीजन को थोड़ा बहुत भी समझ पा रहे हो तो हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम जो मियोसिस में होते हैं वो दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। और ये बेस आगे चल के इसी चैप्टर में एक और पॉइंट है, एक टॉपिक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्लियर। तो याद रखना बेटा कि वो थ्योरी जो है वो इसी मेन बेस पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि वो एक लार्ज टॉपिक पर है और ये एक स्मॉल टर्म पर है। मतलब ये एक स्मॉल कंटेंट प्रेजेंट है जिसे हम जीन की बात कर रहे हैं, और ना मैनी जीन्स आर प्रेजेंट ओवर अ क्रोमोसोम एंड दीज क्रोमोसोम आर सेपरेट एंड द सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। अब देखो इसको हम प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। देखा नाम आया ना यहाँ पर से, एकदम से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के विच लॉ ऑफ मेंडल इज कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्लियर। तो याद रखिएगा बेटा, नीट में ये एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, इसके अलावा इन तीनों लॉ में जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो तो मैंने आपको बताया कि लॉ था ही नहीं, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा जो लॉ होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो भी एक लॉ है। लेकिन इन तीनों अगर हम लॉज की बात करें तो बेटा सिर्फ ये ही एक ऐसा लॉ है जो कि विदाउट एनी एक्सेप्शन फॉलोड होता है। इसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन इफ एंड बट नहीं है, क्लियर। तो याद रखना बेटा कि इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं लगता, कोई भी टर्म्स कंडीशन नहीं लगती, इट इज अ प्योर लॉ, क्लियर। तो मैंने वही कहा आपसे कि ओनली लॉ विच इज फॉलोड विदाउट एनी एक्सेप्शन, यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन या टर्म्स कंडीशन नहीं है, यही पूछा जाता है। चलिए ये तो बात हो गई थ्योरेटिकल पोर्शन की। इसको समझें कि किस तरीके से आपने हमको बताया कि ये आप बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा फिर वही हम आते हैं शुरुआत पर कि स्टेम हाइट पर ही आ जाते हैं हम दोबारा से, उसी एक एग्जाम्पल को लेते हैं स्टेम हाइट को, और उसमें हम फिर वही बात करेंगे कि बेटा क्या प्रेजेंट है, आपका टॉल प्रेजेंट है एंड डॉर्फ प्रेजेंट है, क्लियर। वही हमने ले लिया कि ये वो प्रेजेंट है, मेल प्रेजेंट है, और ये फीमेल प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये हो गए पेरेंट, और हमने वही होमोजाइगस या प्योर लाइंस ली हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, वही क्रॉस कराएंगे, गैमेट्स बनाएंगे कैपिटल टी,
स्मॉल डी और यहाँ हम वही फ्यूज़ कराएंगे दोबारा से और क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी एफ 1 जनरेशन। यहाँ आ गया क्या टॉल। लेकिन ये हो गए पेरेंट, ये हो गए आपके गेमीट्स। लेकिन आप कहेंगे कि सर आपने ठीक है बता दिया, लेकिन यहाँ तो अभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहीं अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ अप्लाई हुआ भी होगा तो हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ टॉल आ रहा था और F1 जनरेशन में भी टॉल आया, तो कहाँ जीन्स सेपरेट हुए या कहाँ सेग्रीगेट हुए? सही बात है कि नहीं? तो बेटा देखो, इसको समझने के लिए यहाँ पर हम इसको एक और जनरेशन नीचे ले जाते। क्लियर? इसको हम एक और जनरेशन नीचे ले जाते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ करके दिखाऊं क्रॉस आपको, ठीक है ना? एक और जनरेशन नीचे ले जाते हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से। इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे अब हम क्या करा रहे हैं? सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि इस प्लांट का क्रॉस इसी के साथ में। और मुझे एक बात बताइए कि अगर इसका क्रॉस आपको इसी के साथ में कराना है तो कैसे करा सकते हैं? कि भाई आप सेल्फिंग का मतलब हो गया बेटा सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखो, अगर हमने जब पढ़ा था करेक्टर तो हमने देखो बताया था कि इट इज़ अ मोनोशियस प्लांट या बाइसेक्सुअल प्लांट, क्योंकि इसमें एक ही प्लांट में दोनों पार्ट प्रेजेंट है। उससे फ़ायदा क्या हुआ? देखिए, आपने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेथड के थ्रू आपने क्रॉस पॉलिनेशन भी करा लिया, और जब आपको इस तरीके से क्रॉस चाहिए तो आपने सेल्फ पॉलिनेशन भी करा लिया। और सेल्फ पॉलिनेशन में आपको पता है कि जिस प्लांट के पॉलन ग्रेन का हेट्रोजाइगस प्लांट के पॉलन ग्रेन का क्रॉस आप उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन का क्रॉस उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर डालकर करा देंगे तो बेटा वो कैसा क्रॉस कहलाएगा? सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए, वही उसकी ही हमने प्लांट के पॉलन ग्रेन को उसी के स्टिग्मा पर डाल दिया है। क्लियर? तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या हुआ कि व्हेन द बड़े मियाँ छोटे मियाँ प्रेजेंट टुगेदर, अब गैमीट्स जो बनेंगे इसमें बोथ आर सेपरेटेड। आप कहेंगे सर आपने यहाँ ऐसा क्यों किया? बेटा हमने यहाँ ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर तो दोनों ही रिजल्ट सेम आने वाले थे, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट दोनों के सेम नहीं आएंगे। क्लियर? यहाँ पर रिजल्ट दोनों के सेम नहीं आएंगे। तो देखो आपने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराएंगे, इससे जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो दोनों ही कैरेक्टर्स अलग अलग या दोनों ही जीन्स अलग अलग चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी सेम गैमीट ही बनेंगे व्हेन द बड़े मियाँ प्रेजेंट छोटी मियाँ प्रेजेंट टुगेदर बोथ आर सेपरेटेड। क्लियर? अब क्या होगा? फ्यूज़न। देखो यहाँ पर तो क्या हुआ कि ये दोनों एक एक थे, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से फ्यूज़न करा दिया। तो याद रखो बेटा, यहाँ पर ये गैमीट्स बन गए और अब इनका क्या होगा? फ्यूज़न। और फ्यूज़न कराने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्यूज़न कराने के लिए एक मेथड बताया, and this is called पुनेट स्क्वायर लॉ। क्या बताया बेटा? पुनेट स्क्वायर लॉ। क्लियर? तो याद रखो इन्होंने क्या बताया? पुनेट स्क्वायर लॉ। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक तरफ देखो ये बेटा क्या होगा, फिर वही बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था पॉलन ग्रेन, वही आपका क्या प्रेजेंट होगा? आपका मेल और फीमेल वाली कहानी प्रेजेंट है। क्लियर? वही मेल और फीमेल वाली कहानी प्रेजेंट है। तो एक तरफ आप लेंगे मेल पार्ट के गैमीट और एक तरफ आप लेंगे फीमेल पार्ट के गैमीट। एक तरफ लेंगे आप मेल पार्ट के गैमीट और एक तरफ लेंगे आप फीमेल पार्ट के गैमीट। क्लियर? और दोनों ही गैमीट का बेटा क्या करा देंगे? अब हम फ्यूज़न करा देंगे। तो देखो ये दोनों के कैपिटल टी, यहाँ आया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ आया कैपिटल टी स्मॉल टी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्मॉल टी को पहले लिख देते हैं, गलत नहीं है, लेकिन याद रखना घर का
बड़ा आदमी या बड़ा मेंबर सबसे पहले आता है, छोटा मेंबर बाद में आता है। तो याद रखना लिखने का तरीका भी यही है कि पहले मतलब कैपिटल मतलब जो भी डोमिनेंट है वो पहले लिखा जाएगा, रिसेसिव बाद में लिखा जाएगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ आ गया बेटा स्मॉल टी। क्लियर? तो देखो ये क्या आया, देखो बेटा ये क्या आया, टॉल। ये क्या आया, टॉल। ये भी क्या आया, टॉल। लेकिन ये क्या आया, डॉर्फ। तो समझने वाली बात यह है बेटा कि चारों करेक्टर्स में से क्या आया, टॉल आया, टॉल आया, टॉल आया, लेकिन क्या आया, डॉर्फ। और मैंने आपसे कहा था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या हो रहा है कि जो जीन्स प्रेजेंट हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या हो रहा है कि जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉल्ट या इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं। और देखिए कैसे हुए, डॉर्फ का आना ये बताता है कि ये जीन्स आपस में क्या हुए हैं, इंडिपेंडेंटली सेपरेट हुए। देखो ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन द बोथ जीन्स, द टू जीन्स ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर सेपरेटली और सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। क्लियर? तो यहां पर अगर ये दोनों मान लीजिए कि टॉल कैरेक्टर का जीन और टॉल कैरेक्टर का जीन, अगर ये दोनों आपके इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होते तो याद रखिए बेटा डॉर्फ नहीं आता। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि डोमिनेंट जीन के कैरेक्टर अगर साथ साथ चल रहे होते तो हर चीज क्या आती बेटा, डोमिनेंट आती। लेकिन क्या आ रहा है, डॉर्फ आ रहा है, रिसेसिव कैरेक्टर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जीन्स बिल्कुल अलग अलग गए हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। आई बात समझ में? तो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब याद रखो बेटा कि देखो डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके घर में कोई आपका भाई बहन होगा, छोटा भाई होगा या बड़ा भाई होगा या बहन होगी, तो घर में किसी एक की चलती है, या तो छोटे की चलती है या बड़े की चलती है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोगों का कोई बड़ा भाई है, ठीक है ना, और उसकी चलती है। तो देखो क्या होगा कि उसको मान लीजिए कोई मन है, अब लॉकडाउन चल रहा है, सब चीज़ें बंद हैं, घर पर आप सब कुछ अलग अलग नया नया ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए वहीं की बात कर लेते हैं या नॉर्मली कोई बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि किसी को पसंद है कि मुझे शाही पनीर खाना है, ठीक, और मालूम पड़ा कि आप छोटे हैं, आपको पसंद है, मालूम पड़ा कि आपको वेज नूडल्स खाने हैं या हक्का नूडल्स खाने हैं। क्लियर? तो याद रखना कि अगर मान लीजिए वो घर में अकेला है, तो क्या आएगा बेटा, शाही पनीर आएगा। क्लियर? अगर मान लीजिए कि घर में आप भी हैं और वो भी है, तो भी क्या आएगा, शाही पनीर ही आएगा। आपके हक्का नूडल्स सिर्फ एक केस में आ सकते हैं कि आप घर पर अकेले मौजूद हो, आपका भाई या बहन जो भी बड़े जिसकी चलती हो वो ना हो। सेम कि देखो अगर वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में तो भी एक्सप्रेस कर रहा है, अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो भी वही एक्सप्रेस कर रहा है। आप रिसेसिव कैरेक्टर जिसकी नहीं चल रही वो सिर्फ एक केस में एक्सप्रेस कर सकता है कि इफ इट इज प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन। इतनी बात समझ में आ गई? एंड दिस इज द F2 जनरेशन। और ये क्या है बेटा, F2 जनरेशन। मैंने आपको बताया कि एक साइंटिस्ट थे पुनेट। क्लियर? क्या साइंटिस्ट थे? पुनेट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इस तरीके से चेकर बोर्ड का एक इन्वेंटेड किया जिससे कि वो गैमीट्स फॉर्मेशन के फ्यूजन में हेल्प कर सकें। ये तो अभी एक सिंगल कैरेक्टर का दिख रहा है बेटा, लेकिन अगर कोई 2 कैरेक्टर का या 3 कैरेक्टर के हाइब्रिड्स का अगर क्रॉस कराना हुआ तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी सिंपल कर देता है उसके फ्यूज़न को। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखिए ये F2 जनरेशन आ गया। अब इसमें इस F2 जनरेशन में हम कुछ और पढ़ते हैं जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं कि अब क्या क्या वो कैरेक्टर्स हैं, क्या फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। क्लियर? क्या रेशियो आया इन लोगों का, इन सब चीज़ों का, वो अब हम जानते हैं इसके आगे की प्रोसेस। तो देखो बेटा अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैंने आपको जैसा भी बताया कि F2 जनरेशन में क्या आया, ये कैरेक्टर आए, ठीक है ना, टॉल, टॉल, टॉल एंड डॉर्फ। अब हम समझते हैं यहाँ पर जो टर्म है, ठीक है ना, जो आपको पढ़नी है और आगे चल के भी उनका यूज़ आने वाला है, तो याद रखो बेटा उन टर्म्स के नाम हैं और वो टर्म्स हैं क्या, फिनोटाइप।
क्या टर्म है बेटा? फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइप, या एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ या इन द रेस्पेक्ट ऑफ जीन्स। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान गोरा है, काला है, लूला है, लंगड़ा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, बाहर से देखने पर वो कैसा है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? फिनोटाइप कहते हैं उसका। क्या कहते हैं उसका? फिनोटाइप कहते हैं, या उसको फिनोटिपिक कैरेक्टर कहते हैं उसका। क्लियर? तो अगर हम यहाँ F2 जनरेशंस के कैरेक्टर्स को देखें, अगर हम यहाँ बेटा F2 जनरेशंस के कैरेक्टर को देखें तो देखो क्या आता है निकल के कि यहाँ पर अगर हम बाहर से देखें, मालूम पड़ा कि कोई 4 प्लांट आए, मान लीजिए कि क्रॉस करा के कोई 4 प्लांट आए, मान लीजिए कि कोई 20 प्लांट आए, और 20 प्लांट में से फॉर एग्जाम्पल के अगर 16 प्लांट, क्लियर, कितने बेटा? 16 प्लांट या 15 प्लांट, 15 प्लांट मान लीजिए आपको लंबे 6 फीट के दिखाई दे रहे हैं, और 5 प्लांट जो है वो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? 4 फीट के दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैरेक्टर क्या कहलाएगा? फिनोटिपिक कैरेक्टर कहलाएगा। क्लियर? अब तो अगर बाहर से देखने और पता चले तो उसका रेशियो क्या निकल के आता है बेटा? 3:1। क्यों निकल के आता है 3:1? क्योंकि अगर बाहर से हम देख रहे हैं तो बेटा टॉल कितने निकल के आए? 3, और डॉर्फ कितने निकल के आए? 1। तो दैट्स वाई द फिनोटिपिक कैरेक्टर ऑफ F2 जनरेशन इज 3:1। क्लियर? अब हम बात करते हैं जीनोटाइप की। बेटा जीनोटाइप क्या कहलाता है? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द मेकअप यहाँ वो नहीं कि जो नॉर्मली कि भाई वो जो पार्लर वाला मेकअप है वो नहीं। जेनेटिक मेकअप का क्या मतलब है कि द अरेंजमेंट ऑफ जीन। क्लियर? द अरेंजमेंट ऑफ जीन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट है उसे हमने क्या कह दिया? जेनेटिक मेकअप कह दिया। क्या कह दिया हमने? जेनेटिक मेकअप कह दिया। तो याद रखना बेटा जीनोटाइप में जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। इतनी बात समझ में आ गई। और बेटा इसका रेशियो क्या आता है? 1:2:1। वाई इट इज 1:2:1? देखो समझो कैसे कि अगर हम बात करें कि ठीक है टॉल 3 थे, चलो हमको दिखाई दे रहे हैं कि हाँ साहब 15 टॉल थे लेकिन बाहर से, लेकिन अगर आप अंदर जीन्स पर जाएं तो वहां आपको पता चलेगा कि उन 15 टॉल में से 5 टॉल कैसे थे? होमोजाइगस के। क्लियर? 10 टॉल कैसे थे? आपके हेट्रोजाइगस के, और 5 आपके आए डॉर्फ के। तो बाहर से देखने पर तो लग रहा है कि फिनोटाइप में 15 आ गए, 15 टॉल आ गए, लेकिन अगर आप अंदर जीन्स में जाते हैं तो आप उसको और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेटा कि अगर सेम जीन के प्रेजेंट है तो होमोजाइगस हैं, और अगर डिफरेंट जीन के प्रेजेंट है तो कैसा है बेटा? हेट्रोजाइगस है। तो जेनेटिक मेकअप में रेशियो क्या आता है? 1:2:1। इतनी बात क्लियर हो गई। तो द F2 जनरेशन का अगर फिनोटिपिक रेशियो देखें तो 3:1, और अगर जीनोटिपिक रेशियो देखें तो 1:2:1। क्लियर? अब दिस क्रॉस ऑल्सो कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। याद रखना, ये आप पर क्वेश्चन ही पूछा जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड? तो बेटा समझो मोनो माने क्या होता है? सिंगल, और हाइब्रिड माने क्या होता है? डिफर। तो याद रखो कि अगर कोई भी चीज डिफर कर रही है सिंगली तो यहां पर क्या आता है कि हियर इज अ जीन प्रेजेंट, डिफरेंट जीन प्रेजेंट फॉर अ सिंगल कैरेक्टर, बिकॉज द कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट था ना। इससे पहले वाला भी जो हमने क्रॉस कराया था यहाँ तो हमने बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट था। तो सिंगल कैरेक्टर के लिए अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। क्लियर? मैं आपको एक फॉर्मूला ही बताऊंगा अभी आगे कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। 2 कैरेक्टर के लिए अगर आ गए तो डाई हाइब्रिड। और बड़ा सिंपल सा समझना है, ज़्यादा समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए कि छोटे मियाँ और बड़े मियाँ अगर प्रेजेंट हैं साथ में तो वो हाइब्रिड कहलाएगा। क्लियर? एक कैरेक्टर के लिए छोटे मियाँ बड़े मियाँ प्रेजेंट हैं तो समझ लीजिए वो हाइब्रिड कहलाएगा। क्लियर? अगर मान लीजिए कि 2 कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट हैं डाई हाइब्रिड, 3 कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट हैं ट्राई हाइब्रिड। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है कि वो होने एक कैरेक्टर के लिए चाहिए। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल अगर कैपिटल ए प्रेजेंट है इट इज नॉट अ हाइब्रिड।
स्मॉल सी प्रेजेंट है, इट इज नॉट अ हाइब्रिड। कैपिटल भी स्मॉल भी प्रेजेंट है, यस इट इज अ हाइब्रिड। अगर हाँ आप कैपिटल ए और स्मॉल बी का बात करेंगे तो वहां पर कोई भी हेटेरोजाइगोसिटी या हाइब्रिड की बात नहीं होगी। मैंने क्या कहा, एक ही घर खानदान के बड़े मियाँ छोटे मियाँ साथ में प्रेजेंट है तो मोनो हाइब्रिड। अब वो कितने खानदान के हैं उसकी हाइब्रिडिटी उस पर आ जाएगी। अगर वो 3 खानदान के छोटे मियाँ बड़े मियाँ साथ साथ में प्रेजेंट है ट्राई हाइब्रिड, 2 खानदान के प्रेजेंट है डाई हाइब्रिड, 1 खानदान का प्रेजेंट है मोनो हाइब्रिड। अगर मान लीजिए कोई 3 खानदान के लोग प्रेजेंट हैं लेकिन उस 3 खानदान में से एक घर के लोग तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, लेकिन बाकी जो 2 घर के लोग प्रेजेंट हैं यहाँ तो बड़े मियाँ बड़ी मियाँ या छोटे मियाँ और तीनों प्रेजेंट हैं, तब भी बेटा वो मोनो हाइब्रिड ही कहलाएगा। आ गई बात समझ में? एक ही घर का काउंट होगा। और इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर आगे और समझा दूँ, क्लियर? अब देखो बेटा, तो मोनो हाइब्रिड, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों ही जीन प्रेजेंट, बोथ जीन प्रेजेंट और फॉर अ सिंगल करेक्टर, डिफरेंट जीन, बोथ डिफरेंट जीन प्रेजेंट फॉर अ सिंगल करेक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछता है मोनो हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, लेकिन देखो यहाँ तक आपको समझ में आया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, क्लियर? यहाँ पर आपको समझ में आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, क्या क्या हमने पढ़ा। अब इसके बाद में हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन सा पढ़ेंगे बेटा हम? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और उसके साथ में मैं फिर कुछ आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा और एक हम यहाँ पढ़ चुके हैं, एक हम चीज़ और डिस्कस करेंगे यहाँ। और वो चीज़ क्या होगी? वो चीज़ होगी आपकी बेटा कि बहुत सारे अगर मेंडल्स को सक्सेस नहीं मिला तो उसके रीज़न क्या कहते हैं, क्योंकि आपने काम देखा, आप वो वर्क देख रहे हैं, आप लॉ देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे लॉ थे, लेकिन क्यों उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, और वो फिर कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसको री रिकॉग्नाइज कराया। ओके।